हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज एग्ज़ाम। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हमारा जो सब्जेक्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी, उसका यूनिट नंबर 1। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप सभी से एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि अगर आप सभी को इस वाले यूनिट का जो नोट्स है अगर वो चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका मैं लिंक ऐड कर दूँगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा यूनिट नंबर 1 है जीएसटी के अंदर, उसमें जो सिलेबस है वो क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। जो भी आपके सर्कुलर में सिलेबस दिया हुआ है मैंने वो सारा यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो आपको सिलेबस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर हो रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी, यानी कि जीएसटी के पहले हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस था उसको लेके यहाँ पे बात की गई है। देन रेशनल फॉर जीएसटी है, यानी कि जो जीएसटी आया गया उसका क्या पर्पस था इसके बारे में बात की जाएगी। देन स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी के बारे में बात की जाएगी, यानी एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देन आएगा जीएसटी काउंसिल, वो क्या होता है, जीएसटी नेटवर्क आएगा। देन आएगा स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म, उसके बाद आएगा रजिस्ट्रेशन क्या होता है। देन आएगा हमारे पास एग्जेम्पशंस कौन कौन से होते हैं जीएसटी के अंदर। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी, यानी कि जीएसटी के पहले जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे टाइप के लगाए जाते थे उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या था। तो हम इस पर इसी चीज़ के लिए डिस्कस करेंगे। देखिए, जो बिफोर जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2017, द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दीज पावर्स टू कलेक्ट टैक्सेस were given by the Constitution of India under the 7th शेड्यूल। अब देखिए, यहाँ हमें समझने की ज़रूरत ये है कि जिस टाइम पे 2017 में हमारे कंट्री में जब जीएसटी लॉन्च हुआ था उसके पहले हमारी कंट्री में कई डिफरेंट टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उनके बारे में। लेकिन उस टाइम पे होता क्या था, जब एक ही देश में डिफरेंट टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी गुड्स पे, किसी सर्विसेज पे लगाए जाते थे, उससे क्या प्रॉब्लम होती थी, उससे बिजनेसमैन को प्रॉब्लम होती थी। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैलकुलेट करना, उसका पे करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई थी। होता क्या है, 2017 में जीएसटी लॉन्च होता है। ये जीएसटी जो है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए, टैक्स जो होता है वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स वही टैक्स होता है जो पर्सन लायबल है वही पे करेगा, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। जैसे डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है इनकम टैक्स। देखिए, इनकम टैक्स क्या होता है कि आपने इनकम अर्न की है, अब आपकी ही जिम्मेदारी है उस इनकम पे टैक्स पे करने की। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि आपके बिहाफ पे कोई और आपका टैक्स पे करेगा। यानी कि आपसे किसी ने प्रोडक्ट खरीदा, आपने उससे टैक्स कलेक्ट किया, देन आप जाके गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, यानी आप जो बायर है उसके बेस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इस पूरे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इनमें से केवल हमें दो चीज़ पता लगती है कि टैक्सेस जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इंडिया के अंदर 2017 से पहले डिफरेंट टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स मिलते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस लगाए जाते थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। इसी को टैकल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया के अंदर जीएसटी लाया गया। अब देखिए, जीएसटी की अगर हम बात करें या फिर टैक्स की अगर हम बात करें तो वो हर कोई जाके कलेक्ट नहीं कर सकता। जो भारत का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो गवर्नमेंट्स को पावर देती है, यानी सरकार को ये ताकत देती है कि वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, किसी भी टाइप के एक्सपेंडिचर के लिए और अपने पास पैसा इकट्ठा करने के लिए जो इंडियन पब्लिक है या फिर जितना भी उसके कंट्रोल में बाउंड्रीज हैं उसके अंडर वो अपने टैक्सेस लगा सकती है। तो इसके हिसाब से हम क्या समझ में आते हैं कि ये जो पावर है टैक्स कलेक्ट करने की वो केवल और केवल इंडियन गवर्नमेंट के पास है, ऑथोराइज्ड पर्सन के पास है। मैं और आप अगर चाहें तो किसी से जाके टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए, एक गाँव है आपका और आप वहाँ पर जाते हैं और आप वहाँ पर जाके लोगों को बोलते हैं भाई मुझे तो अब सड़क बनानी है,
और आप मुझे पैसा देना शुरू कर दीजिए। क्या आपको लोग पैसा देंगे? नहीं देंगे। लेकिन वहीं सरकार आती है, सरकार क्या करती है, एक बड़ा सा रोड बना देती है और उसके बाद वहाँ पे टोल टैक्स लगा देती है, और आने जाने वाले गाड़ी हो, साइकिल हो, बाइक हो, 4 व्हीलर हो, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी हो, उससे आने जाने वालों से वो 50 रुपये वसूल करती है। क्या कोई मना कर सकता है? नहीं मना कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास लीगल पावर नहीं है, बट सरकार के पास लीगल पावर है। अगर आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, केस फाइल किया जा सकता है, आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा अगर आपने टैक्सेस पे नहीं किए। अब देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सरकार को पावर दी गई है वो उसको कैसे मिली, तो जो अभी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, पहले रीड कर लेते हैं एक बार। द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द पावर ऑफ टैक्सेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट थ्रू 3 लिस्ट। देखिए, जो 7th शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ये डिवाइड किया गया है कि सेंट्रल के पास कितनी पावर है और स्टेट के पास कितनी पावर है टैक्सेस से रिलेटेड। तो सबसे पहले आता है यूनियन लिस्ट, यानी कि लिस्ट नंबर 1, जिसके अंदर सरकार यानी कि जो सेंट्रल पावर है उसको बताया गया है कि आप टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, कौन कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है? एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, सर्विसेज टैक्स है। देन हमारे पास आता है लिस्ट नंबर 2, जिसको हम कहते हैं स्टेट लिस्ट। इसके अंदर पावर दिया जाता है स्टेट को कि वो स्टेट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस लगा सकती है। एग्जाम्पल वैट है, एंट्री टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे स्टेट को भी पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है टैक्सेस लगाने के लिए। बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज बट सेंटर्स लॉ विल अप्लाई इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे एक और चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए सेंटर है, स्टेट है, यहाँ पे दोनों लोगों को पावर तो है कि वो अपने हिसाब से टैक्सेस या फिर कानून बना सकते हैं टैक्स से रिलेटेड। बट अगर कोई भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया और अगर कोई भी कानून स्टेट गवर्नमेंट ने पास करा और अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है, उस टाइम पे जो सेंटर का कानून होगा उसे ही माना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉट यूज्ड फॉर मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी। देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे एग्जांपल्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस के जीएसटी के पहले। देखिए, जीएसटी आने के बाद ना कई सारे टैक्सेस को मिला दिया गया है, यानी कि जैसे होता नहीं है कि मिक्स वेज सब्जी बन गई तो उसमें सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी वेजिटेबल्स उनको मिला के बना दिया जाता है, तो भाई इसी टाइप से इसमें भी बनाया गया है। देखिए, सबसे पहले होता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और ये लगता किस पे था? ऑन मैन्युफैक्चर्स ऑफ गुड इन इंडिया। जो भी गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर्स होते थे उसके अंदर लगाया जाता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एग्जाम्पल के लिए, अ सोप मेकिंग फैक्ट्री पेज एक्साइज ड्यूटी ऑन ईच सोप इट मैन्युफैक्चर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किस पे लगता था? ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जब आप किसी गुड्स का यानी किसी सामान का आयात करते हैं यानी इंडिया के अंदर मंगाते हैं, और निर्यात करते हैं यानी कि किसी दूसरी कंट्री में भेजते हैं। एग्जाम्पल, इंपोर्टिंग अ कार फ्रॉम जर्मनी अट्रैक्ट्स कस्टम ड्यूटी। अगर आप जर्मनी से कोई कार इंडिया के अंदर मंगवा रहे हैं तो उस पे जो टैक्स लग रहा है वो लगेगा कस्टम्स ड्यूटी। और ये सारे जो टैक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्विस टैक्स। ये किस पे लगेगा? ये लगेगा सर्विसेज प्रोवाइडेड। सर्विस प्रोवाइडेड मतलब क्या होता है? आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे आपको सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है, यानी कि जो वेटर आपके लिए खाना लेके आ रहा है, जो वेटर आपके लिए पानी लेके आ रहा है, वो क्या है? वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो उस होटल की, उस रेस्टोरेंट की सर्विस के अंदर काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल, अ ब्यूटी पार्लर और होटल एड सर्विस टैक्स टू द बिल। यानी कि जो ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं और जो होटल होता है वो क्या करते हैं? वो सर्विस टैक्स ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसके अंदर क्या होता है? ऑन इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स सेलिंग क्लॉथ्स फ्रॉम दिल्ली टू अ शॉप इन पंजाब। इसके अंदर क्या होता है? सेंट्रल सेल्स टैक्स लागू होता है। इंटर स्टेट सेल का मतलब क्या होता है? जब किसी दो स्टेट के बीच में सेल हो रही हो, गुड्स का मूवमेंट हो रहा हो, यानी मैं दिल्ली के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं जाता हूँ और मैंने मुंबई से कोई चीज़ खरीदी है, तो क्या होगा? यहाँ पे दो स्टेट आ गए, तो जो दोनों जगह के स्टेट के अंदर से क्या हो रहा है? गुड्स मूव कर रहे हैं, मुंबई से दिल्ली आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या है? सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाए जाते थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है टैक्सेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाती थी?
स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी वैल्यू एडेड टैक्स। इसका मतलब ऑन व्हाट, किस पे लगाया जाता था? ऑन सेल ऑफ गुड्स विथ इन अ स्टेट। जब कोई भी गुड्स यानी कि सामान का सेल एक स्टेट के अंदर होता था, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे ज़िले हैं, मान लीजिए कोई लखनऊ से कोई जा रहा है और लखनऊ से बाराबंकी गया, लखनऊ से कानपुर गया, तो उस टाइम पे वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता था। बाइंग अ मोबाइल फ़ोन इन हरियाणा वैट इज़ एडेड टू द बिल। अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन हरियाणा में खरीद रहे हैं तो उस टाइम पे क्या लगेगा? वैट लगाया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटरटेनमेंट टैक्स। ये किस पे लगाया जाता था? मान लीजिए आप किसी मूवी टिकट खरीद रहे हैं, कोई पार्क आप जा रहे हैं जिसमें टिकट दिया जाता है, तो उस टाइम पे ये वाला टैक्स लगाया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंट्री टैक्स। ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरियाज। जब कोई भी गुड्स जो है, सामान जो है, किसी लोकल एरिया में एंट्री करता था, उस टाइम पे ये वाला टैक्स लगाया जाता था। एग्जाम्पल, अ ट्रक एंटरिंग मुंबई विथ गुड्स हैड टू पे ऑक्ट्रॉय एट द एंट्री पॉइंट। मान लीजिए कोई ट्रक है, वो मुंबई के अंदर एंटर कर रहा है, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे ऑक्ट्रॉय नामक का जो टैक्स है, एंट्री टैक्स है, उसे लगाया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास आता है लग्जरी टैक्स। लग्जरी टैक्स किस पे लगता था? जितने भी लग्जरी आइटम्स होते थे, एसी है, 5 स्टार होटल है, कोई कार है, वो सभी क्या है? लग्जरी आइटम्स के अंदर काउंट होते हैं, तो इन सभी के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। अब उसके बाद आता है प्रॉब्लम्स इन प्री जीएसटी टैक्स सिस्टम। देखिए, प्री जीएसटी टैक्स सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या थी, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Before the introduction of GST in 2017, the Indian indirect tax system was very complex, inefficient and difficult to manage. The system had multiple overlapping taxes levied by both the center and the state. देखिए, जो GST था जब 2017 में लॉन्च हुआ, उसके पहले इंडिया के अंदर कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। अब ये कॉम्प्लेक्स केवल पब्लिक के लिए नहीं होता, जो भी गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं, जो टैक्सेस की नॉलेज रखते हैं, टैक्सेस जाके कलेक्ट करते हैं, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद क्या होता था? इसे मैनेज करना भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। एक बिज़नेस क्या करे भाई? वो अपना प्रोडक्ट सेल करे, मार्केटिंग करे, या फिर अपना जो एक्सपेंशन करे, ग्रोथ करे, या फिर भाई वो पूरे टाइम टैक्स ही पे करता रहे। वो कई सारी प्रॉब्लम उस टाइम पे थी। तो सबसे पहले आता है मल्टीपल टैक्सेस। मल्टीपल टैक्सेस यानी कि टू मैनी टैक्सेस। बहुत सारे टैक्सेस होते थे जीएसटी से पहले। There were different types of taxes on goods and services. Some were collected by the central government and the other by the state government. This made the system complicated and confusing. देखिए, जीएसटी के पहले कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते थे जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाए जाते थे, जिसमें से कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। लेकिन इसकी वजह से होता क्या था? बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था ये वाला सिस्टम। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अ मैन्युफैक्चरर हैड टू पे एक्साइज ड्यूटी टू सेंटर एंड देम वैट टू द स्टेट व्हेन द गुड्स वर सोल्ड। देखिए, मैन्युफैक्चर जो है, जो गुड्स को बना रहा है, उसको सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी पे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स पे करना है स्टेट गवर्नमेंट को। ये पुराने टाइम पे था जीएसटी के पहले। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, अ रेस्टोरेंट हैड टू चार्ज बोथ वैट ऑन फूड एंड सर्विसेज टैक्स ऑन द सेम बिल। यानी कि उसे वैट चार्ज करना है और साथ में सर्विस टैक्स भी चार्ज करना है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भरा हुआ होता था। नेक्स्ट हमारे पास आता है टैक्स ऑन टैक्स की बात हम कर रहे हैं, यानी कि एक बार टैक्स लग गया, देन उसके बाद अगेन टैक्स लग गया। Taxes were levied on the top of other taxes, which increased the cost of goods and services. This is called the cascading effect, where tax is paid on an amount that already include tax. देखिए, टैक्स ऑन टैक्स का मतलब ये होता था कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा दिया, उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट के अंदर जा रही है, तो क्या हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे एक और टैक्स लगा दे रही है। तो इसका मतलब क्या होता था? जो एंड यूज़र है उस प्रोडक्ट का, उसके लिए मान लीजिए 100 रुपये है, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट आता है, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जाती है, उस पर 10% का टैक्स लगा देती है। प्रोडक्ट कितने का हो गया? 110 रुपये का हो गया। स्टेट गवर्नमेंट जाती है, वो भी 10% का टैक्स लगा देती है। इस हिसाब से प्रोडक्ट कितने का हो गया? 121 रुपीज़ का हो गया। यानी कि जो एंड यूज़र है उसको ओवरऑल 21 रुपीज़ टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या दिखाता था कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो कैसे महंगा हो जाता था, जो एंड यूज़र हमारा जो कंज्यूमर होता है उसके लिए। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, अ मैन्युफैक्चर पेज एक्साइज ड्यूटी व्हेन गुड्स आर मेड, देन व्हेन द सेम गुड्स आर सोल्ड वैट इज अप्लाइड ऑन द प्राइस प्लस एक्साइज ड्यूटी। जिस पे हम टैक्स पे कर रहे हैं उसके ऊपर अगेन टैक्स लगा दिया जाता था।
नेक्स्ट हमारे पास आता है नो यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रेट। देखिए जीएसटी के पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स रेट होते थे, तो इसलिए बताया गया है नो यूनिफॉर्मिटी, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स रेट थे। एक्सप्लेनेशन के लिए डिफरेंट स्टेट्स हैड डिफरेंट टैक्स रेट्स एंड लॉज स्पेशली फॉर वैट, दिस क्रिएटेड कन्फ्यूजन एंड इनइक्वालिटी इन ट्रेड अक्रॉस स्टेट। देखिए अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो मोर देन 28 यानी कि अप्रॉक्स 29 स्टेट्स इंडिया के अंदर हैं, ठीक है। कई सारे क्या हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो देखिए स्टेट के अंदर ही स्टेट टू स्टेट जब कोई ट्रांजैक्शन होती है यानी कोई गुड्स का मूवमेंट होता था, उस टाइम होता क्या था, हर एक स्टेट का अपना अलग एक वैट का रेट बनाया हुआ था। तो इससे क्या होता था, इससे जो हमारे जो ट्रेडर होते थे, हमारे जो बिजनेसमैन होते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अ प्रोडक्ट कुड बी टैक्स्ड एट 5% इन दिल्ली एंड 12.5% इन महाराष्ट्र। देखिए दिल्ली के अंदर जो टैक्स लग रहा था वैट टैक्स, वो था 5%। वहीं महाराष्ट्र के अंदर कोई वैट टैक्स लग रहा था, वो क्या लग रहा था, वो लग रहा था 12.5% का। इससे होता क्या था, जो एंड यूज़र है वो क्या होता था, उसके पास महंगा प्रोडक्ट पहुंचता था। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस बर्डन। देखिए कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, रूल्स वगैरह के लेके इसमें बात की गई है। बिजनेस हैड टू रजिस्टर separately in each state, file multiple tax returns and maintain different records for both different taxes. This was time consuming and expensive. देखिए बिजनेस अगर हम बात करें अभी हमारे किसी भी इंडियन बिजनेस का अगर हम बात करें, मान लीजिए मैं हल्दीराम की बात करता हूं, तो देखिए हल्दीराम ऐसा नहीं है केवल दिल्ली के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, वो आपको हर एक स्टेट के अंदर मिल जाएगा। तो हल्दीराम एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो बिजनेस उस हल्दीराम को क्या करना पड़ता था, उसको महाराष्ट्र के अंदर अलग से फाइल करना होता था, जीएसटी रजिस्टर करवाना होता था, दिल्ली के अंदर अलग, यूपी के अंदर अलग, और क्या कहते हैं आप बिहार के अंदर अलग, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स के अंदर जा के आपको रजिस्टर करवाना होता था। और क्या होता था, उसे मेंटेन करना पड़ता था, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता था और प्लस में एक्सपेंसिव हो जाता था। अब आप सोच के देखिए डिफरेंट स्टेट्स आपके पास हैं और उनके अंदर आपने जीएसटी अगर मतलब आपने रजिस्टर करवा रखा है, तो जीएसटी भी तो वहाँ के बेसिस पे ही कैलकुलेट होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, आपकी एक फाइल बनने की जगह कई सारी फाइल आपके पास बन के आएगी। तो जो आपका अकाउंटेंट होगा वो क्या करेगा, वो आपके फाइल के हिसाब से चार्जेस लगाना शुरू करेगा। तो अगर 10,000 रुपीज़ पर फाइल के हिसाब से लेता है, अगर आपने 10 स्टेट में रजिस्टर करवा रखा है, तो इस हिसाब से 1 लाख रुपीज़ तो भाई उसके केवल चार्जेस हो गए। एग्जाम्पल के लिए अ कंपनी ऑपरेटिंग इन 5 स्टेट हैड टू गेट 5 सेपरेट वैट रजिस्ट्रेशन, फाइल मंथली रिटर्न्स इन ईच स्टेट एंड ऑल्सो मैनेज सेंट्रल टैक्सेस लाइक सर्विस टैक्स और एक्साइज। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आती है नो सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की इसकी बात करूं, यू कुड नॉट यूज टैक्स पेड ऑन वन एक्टिविटी टू रिड्यूस द टैक्स ऑन अनदर, द इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम वॉज लिमिटेड एंड नॉट इंटीग्रेटेड। देखिए इसका मतलब ये है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब कि आप जिस चीज़ पे, जैसे देखिए कोई एक पर्सन होता है, वो क्या होता है, एक चीज़ पे वो टैक्स पे कर देता है। मान लीजिए मैं गया, मैंने रॉ मटेरियल मैंने खरीदा, मैंने क्या करा, उसके ऊपर 10 रुपये का टैक्स पे किया। अब मैं जाता हूँ वो प्रोडक्ट जब मैं एंड यूजर को सेल करता हूँ, अब वो क्या करेगा, वो मुझे भी टैक्स देगा, है ना, वो उसके ऊपर सरकार टैक्स लगा रही है, वो मैं उससे टैक्स वसूल करूंगा। लेकिन मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं हो पाता था, यानी कि मैंने जो एक जगह टैक्स दिया उसे मैं इस जगह वाले टैक्स से मैं रिकवर नहीं कर सकता था। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अ सर्विस प्रोवाइडर कुड क्लेम क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स बट कुड नॉट यूज इट टू रिड्यूस वैट, यानी कि सर्विस टैक्स का जो इनपुट है उसे आप सर्विस टैक्स में ही यूज कर सकते हैं, उसे आप वैट को कम करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता था हाई कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए एंड टू एंड अगर हम बात करें तो जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, महाराष्ट्र से कोई सामान निकल के जाता है, वो दिल्ली के कानपुर में पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है, कानपुर से घूम के वो हरियाणा में आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो 3 स्टेट्स को पास करके हुए आ रहा है, तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो 3 जगह उस पर टैक्स लगाया गया होगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो एंड टू एंड जो भी कंज्यूमर होगा उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, द सेम प्रोडक्ट वुड गेट टैक्स्ड एट मल्टीपल स्टेजेस, लाइक मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, सेल के टाइम पे और सर्विस के टाइम पे। इससे होता क्या था, जो एंड यूजर होता था उसके लिए वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाता था। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैरियर टू इंटर स्टेट ट्रेड। देखिए अभी हमने ऊपर बात किया क्या है कि स्टेट के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स रेट थे। इसकी वजह से क्या था कि जो ट्रेडर्स होते थे यानी कि जो बिजनेसमैन होते थे उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना, जीएसटी के रिटर्न आपको क्या था, उसे
आपको वैट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, आपको वैट के लिए प्रॉपर फाइल डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर एक स्टाफ मेंटेन करना होता था हर एक स्टेट के अंदर। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन गुड फ्रॉम हरियाणा टू वेस्ट बंगाल रिक्वायरिंग पेइंग CST, फाइलिंग मल्टीपल फॉर्म्स एंड डिलेज एट स्टेट बॉर्डर। इसकी वजह से क्या होता था, बहुत सारे फॉर्म, यानी कि देखिए रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से क्या था, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। जो हमारे बिजनेसमैन होते थे जो इंटर स्टेट कर रहे हैं, यानी कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट जा रहे हैं। वाई GST वॉज नीडेड, GST की ज़रूरत क्यों थी? तो जो ऊपर के हमने प्रॉब्लम देखे, इसकी वजह से GST की ज़रूरत थी। यानी कि जो टू क्रिएट वन नेशन वन टैक्स, यानी कि एक राष्ट्र है तो एक टैक्स देना पड़ेगा। टू रिप्लेस मेनी टैक्सेस विथ अ सिंगल टैक्स, कई सारे टैक्सेस को सम अप करके एक टैक्स रेट बनाया गया। टू रिड्यूस कन्फ्यूज़न को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि कोई कंफ्यूज ना हो। भाई एक नॉर्मल पर्सन है, उसे अगर मान लीजिए टैक्स रिटर्न जो अपना GST है वो फाइल करना है, तो भाई उसके लिए कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब वो भाई हो जाएगा, जो पर्सन होगा, जो अकाउंटेंट होगा, वो अगर उसके बिहाफ पे फाइल कर रहा है तो कितना सारा फीस वो लोग चार्ज करते थे। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन GST बन के आया था। उसके बाद करप्शन भी होता था, जो हमारे जो ऑफिशियल्स होते थे उसकी वजह से वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटी कमाई उन लोगों की भी होती थी। कंप्लायंस बर्डन था, रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा थे, तो उसको फॉलो करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। क्रेडिट ऑफ वन टैक्स यूज टू पे अनदर, यानी कि अगर आपके पास एक टैक्स का जो क्रेडिट पड़ा हुआ है तो आप उसे दूसरे टैक्स के लिए यूज कर सकते हैं। देन आता है रैशनल फॉर GST। इसका मतलब क्या होता है? रैशनल मीन्स द रीज़न और लॉजिक बिहाइंड समथिंग, यानी कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अभी आप मेरी वाली वीडियो अगर देख रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। आप अपने कॉलेज के एग्जाम पास करना चाहते हैं, आप GST में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं, आपको डिग्री चाहिए। आप यूनिवर्सिटी से क्यों पढ़ रहे हैं? आपको डिग्री चाहिए। तो ये इसका लॉजिक के अंदर आता था। सो द रेशनल फॉर GST मीन्स वाई GST वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी कि GST इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस्ड क्यों किया गया। सबसे पहले वही हमने जो पहले डिस्कस किया, इसी की प्रॉब्लम इसमें बताई गई है, सॉल्यूशन है। टू रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस विथ वन टैक्स, यानी कि जो मल्टीपल टैक्सेस हमारे पास थे उसे हम वन टैक्स में सम अप कर दें। देन अगर हम बात करें टू रिमूव द टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि एक टैक्स के ऊपर दोबारा से टैक्स लगाया जाता था, उसे हम हटा सकें। एंश्योर यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स अक्रॉस इंडिया, इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट है, उन सभी के अंदर एक ही टैक्स रेट हो अगर हम बात करें उसकी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टू इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस एंड रेवेन्यू। देखिए जब इंटर स्टेट ट्रेड बहुत ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, सरकार के पास रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ GST इन इंडिया, यानी कि जो GST का स्ट्रक्चर है वो इंडिया के अंदर कैसा है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया इज बेस्ड ऑन अ डुअल मॉडल विच मीन्स इट इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इट अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। देखिए जो GST का स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर वो दो बेसिस पे डिवाइडेड है, यानी कि डुअल मॉडल पे काम करता है। एक क्या है, एक तो सेंट्रल के बीच में शेयर होता है, दूसरा स्टेट के बीच में शेयर होता है। देखिए कोई भी गवर्नमेंट है अगर उसके पास जो रेवेन्यू के सोर्सेज क्या होते हैं, तो GST उसमें एक मेन रेवेन्यू का सोर्स है। जिससे होता क्या है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज अक्रॉस इंडिया में अगर इनका मूवमेंट होता है तो उससे क्या होता है, GST ये लोग कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में जो स्टेट होता है और जो सेंट्रल होता है उसके बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ इनके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि कैसे कैसे होगा, ये हम नेक्स्ट आने वाले यूनिट में समझेंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 4 कॉम्पोनेंट्स हैं GST के। सबसे पहले हमारे पास CGST, SGST, UTGST, IGST। अगर हम बात करें CGST के बारे में, CGST है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये किसके द्वारा लगाया जाता है, ये लगाया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एप्लीकेबल कब होगा, जब हम इंट्रा स्टेट सेल्स कर रहे होते हैं। SGST कब लगाया जाता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये कौन लगाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाता है जब हम इंट्रा स्टेट सेल कर रहे होते हैं। UTGST कब होता है, जब ये होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये किसके द्वारा लगाया जाता है, ये यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लगाती है। किसके ऊपर, जब इंट्रा यूटी सेल हो रहा होता है। IGST कब लगता है, IGST है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कौन लगाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। ये कैसे होता है, वो ऑन इंटर स्टेट सेल्स एंड इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, जो भी इंटर स्टेट सेल होती है और जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा होता है उसके बारे में लगाते हैं। अब जानेंगे हम इसके बारे में थोड़े और डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास आता है CGST, जिसका मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्लाई कब होता है, गुड्स और सर्विसेज जब एक ही स्टेट के बीच में सेल हो रही हो। जैसे अगर हम बात करें
उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लखनऊ टू कानपुर सेल हो रहा है, लखनऊ टू बाराबंकी सेल हो रहा है, तो इस टाइम पे क्या लगेगा, इस टाइम पे लगेगा CGST। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास SGST, ये SGST कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। अप्लाई कब होता है, अप्लाइंग अलॉन्ग विथ CGST। सेल कब हो रहा है, जब विथ स्टेट हो रहा है, यानी कि विथ इन स्टेट जब सेल हो रहा होता है तो उस टाइम SGST लगाते हैं। ये लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, जो ऊपर वाला है CGST वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है UTGST। UTGST का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कलेक्ट कौन करता है, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। रिप्लेस SGST इन यूनियन टेरिटरीज विथआउट अ लेजिस्लेचर। अब देखिए एप्लीकेबल SGST कहाँ कहाँ पे होगा, देखिए हमारे पास जो भी यूनियन टेरिटरीज है उन्हीं पे होगा, जैसे अंडमान है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, दादर एंड नागर हवेली है, और उसके बाद लद्दाख आता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप गुड्स बाई करते हैं चंडीगढ़ में तो आपको CGST प्लस UTGST अप्लाई होगा, SGST आपको अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है IGST। IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्लाई कब होता है, जो गुड्स और सर्विसेज का जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे कि दिल्ली से बिहार जा रहा है कोई भी सामान, दिल्ली से बिहार जा रहा है, उत्तर प्रदेश से हरियाणा में आ रहा है, तो उस टाइम पे हमारा IGST लगता है, जिसके अंदर क्या होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अ सेलर इन गुजरात सेल्स मशीनरी टू बायर इन महाराष्ट्र, IGST चार्ज होगा। अगर कोई गुजरात का सेलर है वो मशीनरी अगर सेल कर रहा है महाराष्ट्र के बायर को, तो उस टाइम पे IGST चार्ज होगा। जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो किसके बीच में शेयर होता है, वो शेयर होता है सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में। एग्जाम्पल ऑफ GST स्ट्रक्चर इन डिफरेंट सिचुएशन, ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, ये वही सारी चीज़ दे रखी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है GST काउंसिल। द GST काउंसिल इज द की डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया। देखिए जो GST काउंसिल होता है वो क्या है, वहाँ पे कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग वहाँ पे होते हैं, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ लोग होते हैं, मतलब टॉप लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कुछ लोग होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे उनमें कौन कौन से लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी है GST से रिलेटेड। आप देखते होंगे हर बार GST के अंदर कुछ रेट चेंज किए जाते हैं कि भाई पहले 18% था, अब 17.5% होगा। तो ये सारे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, कैसे सडनली नहीं हो जाता है, इसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, कुछ मीटिंग्स की जाती है, जिसके बाद में चेक किया जाता है भाई कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे कम लग रहा है, उसके बेस पे डिसीजन लिया जाता है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की, द GST काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 279 ऑफ ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड बाय द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। अगर हम फॉर्मेशन डेट की बात करें तो GST काउंसिल 15 सितंबर 2016 में फॉर्म हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कोऑर्डिनेशन इन GST लॉ रेट्स एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द कंट्री। देखिए अभी हमने बात किया कि तो GST है वो अब हर एक स्टेट पे लागू होता है, पूरे के पूरे इंडिया पे लागू होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब इस टाइम पे क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को उनको प्रॉपर उनका शेयर मिले, प्रॉपर वो मैनेज कर सकें, उनके पास प्रॉपर वो नॉलेज हो कि वो GST को इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से, देखिए GST इम्प्लीमेंट हो गया है, अच्छी तरह से उसके रूल्स बनाए जा रहे हैं, रूल्स को फॉलो करवाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें काम है, ऑब्जेक्टिव है GST काउंसिल का। अब देखिए मेंबर्स की अभी मैंने ऊपर कहा था हम बात करेंगे। मेंबर कौन होता है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं चेयरपर्सन यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये आते हैं। मेंबर्स कौन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और रेवेन्यू, यानी कि हर एक स्टेट के जितने भी यूनियन मिनिस्टर होते हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है फाइनेंस से रिलेटेड। और मेंबर कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटीज विथ लेजिस्लेचर, जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूटी के वो सारे लोग भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ईच मेंबर रिप्रेजेंट्स आइदर द सेंटर और द स्टेट इंश्योरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हर एक स्टेट के मेंबर होते हैं, जिससे क्या होता है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। मैं अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, मान लीजिए किसी GST से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश के अंदर आती है, तो उत्तर प्रदेश के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या करेंगे, वो GST काउंसिल में बैठेंगे, वो बातचीत करेंगे, वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और ओवरऑल जो GST काउंसिल होगी वो उनको सॉल्यूशन बताएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोरम एंड डिसीजन मेकिंग कोरम, एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड अ मीटिंग, यानी कम से कम मान लीजिए 100 लोग हैं तो कम से कम उसमें से 50 लोग एक मीटिंग के अंदर होने चाहिए, जिससे कि वो मीटिंग रखी जा सके। वोटिंग पावर की अगर हम बात करें, सेंटर के पास 1/3 है, स्टेट के पास 2/3 वोटिंग पावर है। अब डिसीजन कब पास होता है, जब 75% एग्री कर जाएंगे, यानी कि मान लीजिए अभी मैं GST की बात करूं तो
पानी पे मुझे जीएसटी लगाना शुरू करना है। अब मैं पानी पे बात कर रहा हूँ, मैं 20% जीएसटी लगाना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है जीएसटी काउंसिल आएगी बैठेगी, भाई जीएसटी काउंसिल ने वाटर पे टैक्स लगा दिया, पास हो गया बिल, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे वोटिंग राइट्स है सभी के पास। 75% लोग जब तक अपनी वोटिंग, यानी 100 में से 75 लोग जब तक हाँ नहीं बोलेंगे तब तक आप नहीं लगा सकते हैं वाटर के ऊपर 20% जीएसटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फीचर की बात करें तो इसमें सबसे पहले रेट्स डिसाइड करते हैं। रेट्स ये लोग डिसाइड करते हैं कितना होना चाहिए। एग्जेम्पशंस डिसाइड करते हैं कि कितना होना चाहिए। मॉडल्स ऑफ जीएसटी लॉ रूल्स बताते हैं। स्पेशल रेट्स को भी डिसाइड करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई रूल्स के रिलेटेड बात करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, मान लीजिए किसी स्टेट को कोई प्रॉब्लम है सेंटर से, सेंटर को कोई प्रॉब्लम है स्टेट से, तो ये सारी डिस्प्यूट को भी ये लोग रिजॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल। मीटिंग्स आर हेल्ड फ्रीक्वेंटली, जनरली एवरी फ्यू मंथ। देखिए जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है वो हर एक मंथ के अंदर या फिर क्वार्टर के बेस में रखी जाती है, जिससे जीएसटी से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कोई अराइज हो रही है तो उसे हम सॉल्व कर सकें। कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी स्टेट के बीच में, सेंटर के बीच में अराइज हो रही है तो हम उसे सॉल्व कर सकें। डिसीजंस आर टेकन आफ्टर डिस्कशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि कोई भी एक्ट, बिल, कोई भी जीएसटी का रिलेटेड रूल ऐसे ही आप पास नहीं कर सकते हैं। आपके पास वोटिंग राइट्स उसके सभी लोगों के पास है। जब तक 75% लोग उस बात पे एग्री नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी डिसीजन पास नहीं कर सकते हैं। ऑल स्टेट एंड द सेंटर मस्ट वर्क टुगेदर टू टेक जीएसटी रिलेटेड डिसीजंस। जितने भी स्टेट होते हैं, जितने भी सेंटर के अंदर लोग होते हैं, वो सारे के सारे मिल के काम करते हैं जिससे कि जीएसटी से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो लोग ले पाएँ। अब देखिए अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है। इंटरेस्ट जो होता है वो बैलेंस करके चलता है सेंटर और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेसेंट एग्जांपल ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब हमारे पास किस में बात करी जा रही है? अब हमारे पास बात की जा रही है कि जीएसटी काउंसिल ने कई सारे डिसीजन पास किए, तो उसमें कोई रेसेंट क्या क्या है। सबसे पहले चेंज किए हैं जीएसटी रेट को फूड आइटम के ऊपर, क्लॉथिंग के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर। ये जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में ही पास हुआ था। उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया है ई इनवाइसिंग, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाला इनवाइसिंग होता है उसके बारे में। जीएसटी रिटर्न जो होता है उसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए थ्रेशोल्ड के ऊपर भी बात की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास टॉपिक आता है जीएसटी नेटवर्क। जीएसटीएन स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। इट इज़ द टेक्नोलॉजी बैकबोन ऑफ द जीएसटी सिस्टम इन इंडिया। देखिए जीएसटी नेटवर्क की इसमें किस में बात की गई? इसमें टेक्नोलॉजी की बात करी गई है। इसमें डिजिटलाइजेशन के बारे में बात की गई है, यानी कि अगर हम जीएसटी को जो फॉर्म भर रहे हैं, जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे वो डिजिटल मीडियम में करें। GSTN is a non-government private limited company that provides IT infra to implement and manage the entire GST system। जो भी GST सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एक जो GSTN है वो नॉन गवर्नमेंट है, यानी कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो IT इंफ्रा की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि जिससे रिलेटेड जितनी भी GST से रिलेटेड जो भी डिजिटल वर्क हो रहा है उसे वो लोग मैनेज कर सकें। अगर हम बात करें की पॉइंट्स के बारे में, तो इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? मार्च 2013 को। इसके बाद ऑपरेशनल कब हुआ था? जीएसटी के लगने के बाद, यानी 2017 में। पर्पस क्या है? पर्पस है कि एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए टैक्स पेयर के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और बैंक्स के लिए भी, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, बैंकर्स हैं भाई, स्टेक होल्डर्स और भी कई सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं। ऑनरशिप स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ओरिजिनली अ प्राइवेट कंपनी बट लेटर टर्न इनटू अ गवर्नमेंट ओन कंपनी फॉर बेटर कंट्रोल। देखिए सबसे पहले ये कंपनी थी वो थी प्राइवेट कंपनी, लेकिन उसके बाद में इसे गवर्नमेंट ओन कंपनी बता दिया गया। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें 50% होल्डिंग रखती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें 50% होल्डिंग रखी है। टोटल गवर्नमेंट ओनरशिप आती है 100%, यानी कि इसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। मेन फंक्शंस क्या है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जीएसटी फाइलिंग को, जो रिटर्न हम फाइल करते हैं उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। रिफंड्स के ऊपर बात करते हैं। इनवाइस मैचिंग के लिए ये है। वेरिफिकेशन के लिए है, मान लीजिए कोई ऑडिटर है अगर कोई वेरीफाई करना चाहता है तो उसके लिए है। ई वे बिल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में आप बिल जनरेट कर सकते हैं। और रियल टाइम एक्सेस है, यानी कि आप कभी भी जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं, अपने डेटा को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूजर्स कौन कौन है? तो यूजर्स हैं टैक्स पेयर्स हैं, सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट है, बैंक्स हैं और भी स्टेक होल्डर है, जैसे NSDL है, NIC है। NSDL यानी कि जो ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी के ऊपर कौन पार्टनर है? तो ये इन्फोसिस लिमिटेड है, जो कि मैनेज करता है ये सारी की सारी चीज़ें, जो डेवलप करता है, मेंटेन करता है जीएसटी पोर्टल को। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है।
जीएसटी पोर्टल वेबसाइट कौन सा है, ये मैंने वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अगर आप चेक करना चाहें तो आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। देखिए स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म का मतलब क्या है, देखिए जीएसटी से पहले क्या होता था, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगाती थी। तो मान लीजिए अगर कोई रूल लेके आ रहे हैं तो हर एक स्टेट को ये टेंशन रहेगा भाई कि मेरा जो रेवेन्यू है वो घट ना जाए। तो यहाँ पे आता है कंपनसेशन, यानी कि क्षतिपूर्ति। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति। मान लीजिए आपका कोई नुकसान हो जाता है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी, ऐसा कुछ करके यहाँ पे बात की जा रही है। When GST was introduced in 2017, state was afraid of losing revenue। जो मैंने आपको पहले बताया, जीएसटी रिप्लेस्ड, कई सारे टैक्सेस को उसने रिप्लेस कर दिया। स्टेट इस डर में थे कि कहीं उनके जो इनकम है वो रिड्यूस ना हो जाए। उस टाइम पे यहाँ पे डिसाइड किया गया, सेंट्रल ने उन्हें प्रॉमिस किया कि वो कंपनसेट करेंगे स्टेट को जो भी उनका लॉस होगा जीएसटी की वजह से। लीगल बेसिस की अगर हम बात करें 2016 में है। कंपनसेशन मैकेनिज्म कब आया था, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। अब देखिए ड्यूरेशन की इसमें बात की जा गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड कंपनसेशन फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम जुलाई 1 2017 टू जुलाई 30 2022। सेंट्रल ने कब के लिए बोला था कि ये 5 साल के लिए प्रोवाइड करेंगे कंपनसेशन, यानी कि 5 साल के अंदर अगर कोई इनका लॉस होता है तो ये उसे देंगे। लेकिन अब कैसे लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, स्टेप बाय स्टेप की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास बेस ईयर होगा। बेस ईयर किसका लिया जाएगा, 2015-16 का। एज्यूम ग्रोथ 14% पर ईयर, इस शॉर्टफॉल कैलकुलेशन होगा। देखिए अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। मान लीजिए 2015-16 में क्या होता है, 100 रुपये का ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। 16-17 में कितना कैलकुलेट करते, 14% के हिसाब से 114 रुपये करते। लेकिन क्या हुआ, वो जो जीएसटी है, जीएसटी यानी के बाद इनका कैलकुलेट कितना हुआ, केवल और केवल 110 रुपये। इस हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन्हें 4 रुपये अपने पास से देगी, जिससे कि ये अपना ये जो कंपनसेट है उसे ये फुलफिल कर सकें। अब देखिए यहाँ पे यही बात किया गया, शॉर्टफॉल कैलकुलेशन कैसे होगा। इफ़ द स्टेट एक्चुअल रेवेन्यू इन अ जीएसटी ईयर वाज लेस, जितना प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है अगर उससे लेस आता है तो जो सेंटर है वो पे करेगी डिफरेंस कंपनसेशन को। अब कंपनसेशन के लिए क्या होगा, कंपनसेशन के लिए एक फंड बनाया गया है। सोर्स ऑफ फंड क्या क्या रहेंगे, देखिए टू पे द कंपनसेशन द सेंट्रल कलेक्टेड अ स्पेशल टैक्स कॉल्ड जीएसटी कंपनसेशन सेस ऑन लग्जरी एंड सिन गुड्स। लाइक गुड्स कौन कौन से जिसके ऊपर लगाया जाएगा, सिगरेट्स है, पान मसाला है, ड्रिंक्स के ऊपर है, कोल के ऊपर है, कार के ऊपर है, वो भी लग्जरी, और जो एसयूवीज हैं उनके बारे में। अब देखिए जो सेस वाला जो फंड आता है वो ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा ना स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। उस फंड को क्या होता है, कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसे एक मतलब डिफरेंट अलग इसे रिजर्व में रखा जाता है। उसके बाद जितना भी क्या कहते हैं उसे डिफरेंस पैदा होता है, जैसे मैंने आपको ये यहाँ पे डिस्कस करके आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे 114 रुपये का प्रोजेक्टेड है, 110 रुपये इनको मिला है, तो 4 रुपये का जो डिफरेंस होगा वो उसी सेस फंड से इन लोगों को दिया जाएगा, जो भी स्टेट्स होंगे जिनके पास ये नहीं पहुँचा होगा और जिन्होंने कंपनसेटरी ये सारे पे करे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट हैपेंस इफ सेस इज नॉट इनफ। अच्छा देखिए कई बार क्या होता है, सेस इनफ नहीं होता, यानी कि सेस फंड में पैसा तो भाई 2 ही रुपये, लॉस बंदे का हो गया 4 रुपये का। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे होगा ये कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसा उधार लेगी, या फिर उसके रिजर्व के पास अगर पैसा पड़ा हुआ है तो उससे वो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी। यानी कि 2020 का एग्जाम्पल लिया गया है। कोविड की वजह से क्या हो गया था, सेस का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हुआ था, इसलिए क्या किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन लिया था, उधार लिया था, और उसके बाद स्टेट्स को उन्होंने पे करा था, जिससे कि स्टेट अपने जो डे टू डे ऑपरेशन है उन्हें स्मूथली रन कर सकें। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड अंडर द जीएसटी सिस्टम। अब देखिए रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, आप अपने आप को बता रहे हैं भाई हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना करवा रहे हैं। इसके बाद होगा क्या, आपको एक जीएसटी नंबर दिया जाता था। वंस रजिस्टर्ड द बिजनेस इज गिवन अ यूनिक जीएसटीएन, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। हु शुड रजिस्टर, किसको किसको रजिस्टर करना चाहिए, बिजनेस जिनके पास ये सारे जो ये दोनों रूल्स हैं अगर उन्हें फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि 40 लाख फॉर गुड्स, ₹20 लाख इन सम स्टेट्स। 40 लाख रुपए तक जिनका एग्रीगेट टर्नओवर है, कुछ स्टेट में 20 लाख के ऊपर बात की गई है। उसके बाद 20 लाख तक का इनका सर्विसेज के ऊपर टर्नओवर है, कुछ स्टेट में 10 लाख की बात की गई है। अगर कोई 2 स्टेट के बीच में गुड्स सप्लाई कर रहा है उसको भी करना है। कोई भी अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल कर रहा है उसको भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बिजनेस रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
व्हाट इज जीएसटीआईएन? जीएसटीआईएन नंबर जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कैसे होता है? पहले 2 डिजिट क्या होंगे? स्टेट कोड होंगे। फिर नेक्स्ट 10 डिजिट क्या होंगे? पैन नंबर होंगे। नेक्स्ट 1 डिजिट क्या होगा? एंट्री कोड होगा। नेक्स्ट 1 क्या होगा? अल्फ़ाबेट जेड के नेम से होगा। लास्ट डिजिट क्या होगा? एक चेक कोड दिया जाता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी बना रखा है कि कैसे एक जीएसटीआईएन दिखता है। टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? नॉर्मल टैक्स पेयर है, यानी कि कंपनसेशन स्कीम है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो सकता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो सकता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो सकते हैं। अब ये हु शुड अप्लाई? रेगुलर बिजनेसेस है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, टेम्प्रेरी बिजनेस है, यानी भाई ये ठंडियों में तो सामान अपना बेचते हैं, गर्मियों में क्लोज कर देते हैं, उनके लिए भी करना पड़ेगा। फॉरेन कोई बिजनेस है उनके लिए भी होगा। फ्लिपकार्ट अमेजॉन सेलर्स है उनके लिए भी ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर रखा है। अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, फिल करना है पार्ट ए, या जिसमें पैन, ईमेल और मोबाइल मांगा जाएगा। पार्ट बी फिल करना है जिसमें बिजनेस डिटेल, बैंक डिटेल्स मांगा जाएगा। अपलोड करने हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि एड्रेस प्रूफ है, आधार कार्ड है, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी है, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। नेक्स्ट क्या करना है? सबमिट करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद क्या होगा? एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा, देन आपका जीएसटी नंबर आ जाता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे? पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, बिजनेस एड्रेस है, बैंक अकाउंट डिटेल्स है, सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस है अगर अवेलेबल है आपके पास तो, यानी आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। मान लीजिए कोई फूड से रिलेटेड बिजनेस है तो आपके लिए उसके लिए जो फूड सर्टिफिकेट, एक फूड सर्टिफिकेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, तो आपके पास वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट आता है पेनल्टी। क्या क्या होगा? पेनल्टी ऑफ ₹10,000 और अमाउंट ऑफ टैक्स एवेडेड विच एवर इज हायर, यानी कि 10,000 रुपये तक का आपको पे करना पड़ जाएगा, और जितना भी आपने टैक्स में घोटाला या फिर घपलाबाजी किया है रजिस्ट्रेशन ना करके, वो भी देना पड़ सकता है, जो भी 2 में से हायर होंगे। कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर लीगली, यानी कि मान लीजिए कोई बिजनेस है, अगर वो रजिस्ट्रेशन उसने जीएसटी का नहीं करवा रखा है, तो फिर वो बिजनेस से जो कस्टमर उसके पास आते हैं उससे भी वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। अगर हम बात करें सिंपल वर्डों में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज लाइक अ लीगल लाइसेंस अंडर जीएसटी। इफ योर बिजनेस crosses a certain limit or falls under certain rules, you must register, get your GSTIN and follow GST rules like filing returns and collecting tax. Without GST के रजिस्ट्रेशन आप GST यानी कि टैक्स कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जीएसटी के अंदर अब बात की जा रही है एग्जेम्पशंस के बारे में। एग्जेम्पशंस मीन सर्टेन गुड्स और सर्विसेज आर नॉट चार्ज विद जीएसटी। अब देखिए एग्जेम्पशंस का मतलब क्या होता है? कई सारे गुड्स और सर्विसेज हैं जिसके अंदर क्या है, उनके ऊपर जीएसटी लागू नहीं किया गया है। दीज आइटम्स आर आउटसाइड द जीएसटी एंड नो टैक्स इज कलेक्टेड ऑन देम। ये सारे ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लागू होता है। कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज टैक्स हैं, अभी हम इसके बारे में भी जानेंगे। टाइप्स ऑफ एग्जेम्पशन क्या होता है? सबसे पहले एक होता है निल रेट गुड टैक्स, यानी कि जिस पर टैक्स रेट क्या होगा? 0 होगा। फिर एक होता है फुल्ली एग्जेम्प्ट गुड सर्विसेज टैक्स, यानी कंप्लीट एग्जेम्प्ट है जीएसटी के लिए, नॉट टैक्सेबल है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एजुकेशनल सर्विसेज है, हेल्थ केयर है। नॉन जीएसटी सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई आइटम दैट डू नॉट फॉलो अंडर जीएसटी लो, जो भी जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं, स्कोप के बाहर हैं जो भी जीएसटी के अंदर। एग्जांपल क्या है? अल्कोहल है, ह्यूमन कंजप्शन है, अल्कोहल जो ह्यूमन कंजप्शन की होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जैसे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस करंटली अंडर सेपरेट टैक्सेस। ये सारे के सारे अभी भी इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है वो वैट वगैरह यूज़ करती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट वैट यूज़ करती है इसके लिए। कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज जो भी एग्जेम्प्टेड है, बेसिक फूड आइटम है, एजुकेशनल सर्विसेज है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और भी कई सारे जैसे कि न्यूज़पेपर है, बुक्स है, पोस्टल सर्विसेज है, ये सारे जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। वाई आर गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्टेड? अब भाई कुछ गुड्स और सर्विसेज को एग्जेम्पशन के बाहर, एग्जेम्पशन में क्यों रखा गया कि उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता? हो सकता है वो बेसिक नीड हो सकता है एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो सकता है उनमें क्या हो, बर्डन नहीं डालना चाहती हो गवर्नमेंट में, क्योंकि वो एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज। अब आप सोच के देखिए भाई, आपको क्रोसिन लेने जाना है, अब आपके पास 1 रुपये पड़ा हुआ है, अब आप जा रहे हैं क्रोसिन लेने के लिए, उस पर टैक्स भी लग रहा है, तो भाई अब बंदा कैसे पे करेगा? तो इसी सब चीज़ से रिलेटेड जो भी एसेंशियल आइटम है उस पर इन्होंने जीएसटी नहीं लगा रखा। इफेक्ट क्या होता है? बिजनेस सेल कर सकते हैं बिना किसी जीएसटी चार्जेस के, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकिन इसका नहीं क्लेम कर पाएंगे। जो ये प्रोडक्ट होंगे यानी कि जिसके अंदर टैक्स चार्ज नहीं किए जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए चीपर होंगे। एग्जाम्पल के लिए
आप फार्मर है, एक फार्मर है जो फ्रेश वेजिटेबल सेल करता है, जीएसटी नहीं लगेगा। प्राइवेट स्कूल हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जीएसटी नहीं लगेगा। कोई रेस्टोरेंट है जो फूड सर्व कर रहे हैं, जीएसटी नहीं लगेगा। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 खत्म होता है। हाँ, मुझे पता है जो लास्ट टाइम था हमारा उसमें मैंने थोड़ा तेज़ी से बोला। भाई देखो, ये सारी चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी। जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, ये आपको क्या है, ये आपको प्रॉपर प्रोसेस इसका याद होना चाहिए, कैसे कैसे प्रोसेस होता है। पहले जीएसटी पोर्टल पे जाओ, फॉर्म ये भरो, फॉर्म भी भरो, देन एड्रेस वेरीफाई करो, देन आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा, उसके बाद आपको आपका जो जीएसटीएन नंबर है वो सारी डिटेल आपको मिलेगी। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 खत्म होता है। थोड़ी देर में मैं यूनिट नंबर 2 अपलोड कर दूंगा और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और ये है मेरा इंस्टा हैंडल, अगर आप चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं। और ये आपको टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना पड़ेगा फॉर द नोट्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।